अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज शॉर्ट क्वेश्चन का ये वीडियो है MUT 001 का। इससे पहले 147 तक हो चुका था, 147 तक। आज हम 48 से शुरू करेंगे और आज MUT 001 का जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये लास्ट वीडियो है। इसका शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों कंप्लीट हो जाएगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो MUT 002 है उनकी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, उनका भी लॉन्ग क्वेश्चन हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है 48 में फोर्ट विलियम कॉलेज का सरपरस्त किसको बनाया गया था, है ना। तो फोर्ट विलियम कॉलेज का सरपरस्त और गवर्नर यानी लॉर्ड वेलेस्ली को बनाया गया था। उसके बाद 49 लॉर्ड वेलेस्ली हिंदुस्तान में क्या बनाकर भेजे गए थे, है ना। तो लॉर्ड वेलेस्ली हिंदुस्तान में बाहैसियत गवर्नर बनाकर भेजे गए थे, है ना, हिंदुस्तान का गवर्नर। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 50। शुमाली हिंदुस्तान पर किस जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का इक़्तिदार कायम हो गया। तो शुमाली हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का इक़्तिदार 1857 में प्लासी की खोरेज जंग के बाद कायम हुआ। तो 1857 ईस्वी में प्लासी की जंग के बाद कायम हुआ था ना। तो 51 सवाल नंबर 51 फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम फोर्ट विलियम क्यों था, है ना। तो फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम फोर्ट विलियम इसलिए पड़ा कि ये कॉलेज एक किला में कायम हुआ था जिसका नाम फोर्ट विलियम था, है ना। तो उसका 52 में आ जाएगा सवाल नंबर फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी ज़बान के सभा के सदर किसको मुंतखब किया गया था। तो जवाब में हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी ज़बान के सभा के सदर की हैसियत से डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट को मुंतखब किया गया था, है ना। उसके बाद सवाल नंबर 53 में आ जाएगा नोहे तर्ज मर्शिया किस फ़ारसी किताब का तर्जुमा है। तो नोहे तर्ज मर्शिया फ़ारसी खिस्सा चार दरवेश का उर्दू तर्जुमा है ना। निहाल चंद लाहौरी की किताब मजहब-ए-इश्क किस नाम से मशहूर है, तो निहाल चंद लाहौरी की किताब मजहब-ए-इश्क खिस्सा गुल बगवाली के नाम से मशहूर है। दिल्ली कॉलेज कब कायम हुआ था। दिल्ली कॉलेज 1825 ईस्वी में कायम किया गया था। सवाल नंबर 56 दिल्ली कॉलेज के सवाल नंबर 56 दिल्ली कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था। तो दिल्ली कॉलेज के क़याम का मकसद हिंदुस्तानी तलबा को अंग्रेज़ी तालीम से वाकिफ़ करवाना था। उसका सवाल नंबर 57 दिल्ली कॉलेज का प्रिंसिपल किसको बनाया गया था। तो दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल टेलर थे, है ना। मुकम्मल तौर पर दिल्ली कॉलेज कब बंद हो गया। तो मुकम्मल तौर पर 1877 ईस्वी में मुकम्मल तौर पर दिल्ली कॉलेज बंद हो गया। दिल्ली कॉलेज के दो अहम फारगीन के नाम बताइए। तो दिल्ली कॉलेज के अहम फारगीन में मोहम्मद हुस्न आज़ाद और नज़ीर अहमद का नाम अहम है। डिप्टी नज़ीर अहमद को किस खिताब से नवाजा गया। तो डिप्टी नज़ीर अहमद को शम्स उलमाए के खिताब से नवाजा गया था, साथ ही उन्हें खलियत से भी नवाजा गया था। सवाल नंबर 60 दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल को कब कत्ल किया गया था। दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल टेलर को 1857 के हंगामी हालात में बागियों के हाथों कत्ल कर दिया गया था। सवाल नंबर 61 मास्टर रामचंद्र किस फ़न के माहिर तस्वीर किए जाते हैं। मास्टर रामचंद्र को इल्म रियाजी का माहिर तस्वीर किया जाता है। तर्जुमे का फ़न क्या है। तर्जुमे का फ़न किसी तहरीर या तशनीफ़ या तालीफ़ को किसी दूसरे ज़बान में मुंतकिल करने के अमल को ही तर्जुमा कहा जाता है। तर्जुमे का ताल्लुक़ असल तसनीफ़ या इबारत से है। सवाल नंबर 63 ट्रांसलेशन किस ज़बान के लफ्ज़ है, इसके लग़वी मानी क्या है। तो ट्रांसलेशन लातिनी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके लग़वी माने एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या पार ले जाना के है। सवाल नंबर 64 वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी के क़याम का मकसद क्या था। तो वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी 1942 में कायम हुई। इस सियासत के क़याम का मकसद जदीद किताबों की
तालीफ व तर्जुमे के ज़रिए हिंदुस्तान की ज़बानों को तरक्की देने की कोशिश करना था। सवाल नंबर 65, वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी को जिन लोगों ने फ़रोग़ दिया उनके नाम लिखे। तो सोसाइटी को फ़रोग़ देने वालों में मिस्टर बतूर, डॉक्टर स्प्रिंग, मुंशी करीम अलाउद्दीन, मौलवी ज़काउल्लाह, पंडित रामचंद्र, पंडित रामकृष्ण, मास्टर भैरवी प्रसाद सिंह, प्यारेलाल, हरदेव सिंह और डॉक्टर ज़िया अलाउद्दीन। सवाल नंबर 66, दारुल तर्जुमा उस्मानिया के क़याम का मकसद बताइए। दारुल तर्जुमा उस्मानिया के क़याम का असल मकसद उर्दू ज़बान को ज़राए तालीम बनाया जाना था, ताकि न सिर्फ फ़नून बल्कि साइंस, कॉमर्स और कानून की तालीम भी उर्दू ज़बान के ज़रिए दी जाए। सवाल नंबर 67, दारुल तर्जुमा के चंद मत्र ज़मीन के नाम बताइए। दारुल तर्जुमा में मतरज़िम के हैसियत से काम करने वालों में वहीद अलाउद्दीन सलीम, मौलवी अब्दुल हक नज़ीम तबतबाई, अब्दुल्ला अमादी, मिर्ज़ा हादी रशवा और प्रोफेसर अब्दुल वसा। सवाल नंबर 68, साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम हुई। तो साइंटिफिक सोसाइटी को 1863 में यूपी के गाज़ीपुर में कायम किया गया। सवाल नंबर 69, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम किया। तो साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खान ने कायम किया। साइंटिफिक सोसाइटी के क़याम का मकसद क्या था। साइंटिफिक सोसाइटी के क़याम का मकसद जदीद उलूम को इंग्लिश से उर्दू ज़बान में तर्जुमा करना था, ताकि मुसलमान हिंद मगरबी ज़बानों में लिखी गई किताबों के उर्दू तर्जुमा से वाकिफ़ हो सके। सवाल नंबर 71, अंजुमन पंजाब के क़याम करने का मकसद क्या था। अंजुमन पंजाब के क़याम का मकसद ये था कि कदीम मशरक़ी वलूम का आया और बाशिंदगान मुल्क में देशी ज़बान के ज़रिए वलूम मफाद के अशायत हो, साथ ही पंजाब और हिंदुस्तान के दूसरी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अस्तवार हो। सवाल नंबर 72, रोमानियत क्या है। रोमानियत जैसे अंग्रेज़ी में रामिस्टर कहते हैं, एक मखसूस तर्ज फ़िक्र और ज़ाविया निगाह के नाम है और मदे इस्तिलाही लफ्ज़ रोमांस या रोमानिया से लिया गया है। रोमानिया जनूबी खित्ते की लातिनी ज़बान को कहा जाता है। उर्दू में रोमानियो तहरीक कैसे आई। उर्दू में रोमानियो तहरीक दरअसल सर सैयद की अक़लियत पसंद और मक़सदी अदब के रद्द-ए-अमल के तौर पर सामने आई। सवाल नंबर 74, शायर एक रोशनी है और परवाज़ करने वाली पाक चीज़ है, किसका कौल है। जवाब हो जाएगा शायर एक रोशनी है और परवाज़ करने वाली पाक चीज़ है, अफलातून का कौल है। अदबी रिजहान का मफ़हूम बताइए। रिजहान और मलयान को अंग्रेज़ी लफ्ज़ ट्रेंड का मतरादिफ माना जाता है। यही रिजहान या मिलान जब शोरी या लाशोरी तौर पर शायरों और अदबियों की तख्लीक़ात में पनने लगे उसे बालामूम अदबी रिजहान कहा जाता है। रिजहान और सवाल नंबर 75, रिजहान और तहरीक के माबिन फ़र्क की निशानदेही कीजिए। तो रिजहान नस्बतन तहरीक से कम वसाअत के हामिल होता है। रिजहान अमूमन फ़िक्री होता है, जिसकी कोई ख़ास सूरत नहीं होती। रिजहान फ़र्द ख़ास के एहसास से जन्म लेता है, जबकि तहरीक गिरोह, मकतब फ़िक्र और किसी माशरे के अज्तमाई ख़वाइश का आइनादार होती है। तहरीक का एक मुकम्मल तहरीरी या गैर तहरीरी ज़ाब्त या चार्ट भी होता है, जबकि रिजहान एक फ़िक्री लहर होता है। सवाल नंबर 76, सर सैयद अहमद खान कब और कहाँ पैदा हुए। तो उनका जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद खान की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुई और वफ़ात 27 मार्च 1898 में हुई। सवाल नंबर 77, सर सैयद अहमद की तहरीर कुर्दा 3 किताबों के नाम बताइए। तो 3 किताबों का नाम आ जाएगा असारुल सनादेद, असबाब बगावत हिंद, खुतबात अहमद है। तो असारुल सनादेद कब साहब हुई उनके बारे में, इस किताब के बारे में अगर हम थोड़ा सा जान लेते तो हो जाएगा। असारुल सनादेद 1847 में शाये हुई। ये किताब उनका
ان کا مطلب سر سید احمد خان کا بڑا عالمی کارنامہ ہے۔ یہ کتاب انہوں نے دہلی میں منصفی کے زمانے میں لکھی تھی۔ یہ کام انہوں نے جس محنت اور جان فشانی سے کیا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قطب مینار کے اکثر کتبے پڑھنے کے لیے انہوں نے بڑا تک باندھے ہوئے۔ اس کتاب کا ترجمہ مسٹر رابرٹس گلکیٹر میجسٹریٹ نے رائل ایشیا تک سوسائٹی لندن کے ذریعہ کروایا اور سید احمد کو سوسائٹی کا آنری فیلو مقرر کیا گیا۔ 1861 تک اس کتاب کا فرانسیسی میں بھی ترجمہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آ جائے گا اسباب بغاوت ہند۔ سر سید نے مراد آباد میں اسباب ہند پر ایک رسالہ لکھا، جس میں رایا ہندوستان کو اور خاص کر مسلمان کو، جن پر سارا نچوڑا انگریزوں کی بدگمانی کا تھا، بغاوت کے الزام سے بری کیا، اور اس خطرناک اور نازک وقت میں وہ تمام الزامات جو لوگوں کے خیال میں گورنمنٹ پر عائد ہوتے تھے، نہایت دلہری اور آزادی کے ساتھ پوشت کنندہ بیان کیے، اور جو اسباب کے انگریزوں کے ذہن میں زاگیز تھے ان کی تردید کی ہے اور ان کو غلط بتایا ہے۔ سر سید ولیم میور کی کتاب کے جواب میں 12 خطبات تحریر کیے، پھر ایک لائق مترجم سے انگریزی میں ان کا ترجمہ کروایا۔ 1870 میں ان کی خطبات اساسیات لندن اے سیریز آف ایسے آن دا لائف آف محمود کے نام سے ہوئی۔ بعد ازاں 1887 میں اصل اردو کتاب میں اضافات علی گڑھ انسٹیٹیوٹ پریس سے شائع ہوئی۔ کتاب کا پورا نام الخطبات الحمادیات علی العرب و شریعت المحمودیہ ہے، لیکن وہ خطبات احمدیہ کے نام سے معروف ہے۔ سوال نمبر 78، سر سید احمد خان کے ذریعہ جاری کردہ اخبارات کے نام بتائیے۔ تو سر سید احمد خان نے سب سے پہلے اخبار سائنٹیفک سوسائٹی جاری کیا، اور پھر بعد میں ایک دوسرا رسالہ تہذیب الخلاق کو شروع کیا۔ 79، سر سید احمد خان نے کس کالج کا قیام کیا؟ تو سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں مدرسہ علوم محمدن انگلو اور نیٹل کالج، جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا۔ سوال نمبر 80، ترقی پسند تحریک کا پہلا جلسہ کب اور کہاں ہوا؟ تو ہو جائے گا ترقی پسند تحریک کا پہلا جلسہ اپریل 1936 میں لکھنؤ میں ہوا تھا۔ سوال نمبر 81، ترقی پسند ادیب کے اہم نکات کیا ہے؟ تو ترقی پسند ادب کے نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ 1، ادب کو عوام کے لیے ہونا چاہیے اور صاف اور سیدھے لفظوں میں زندگی کی عکاسی ہو۔ 2، سماج کو سدھارنے میں ادب کا اہم رول ہونا چاہیے، سرمایہ دارانہ نظام کو ختم ہونا چاہیے، اشتراکیت سے ہی زندگی کو حسین بنایا جا سکتا ہے اور دنیا اس نظام سے ہی سدھر سکتی ہے۔ 4، ادب اور سیاست دونوں ساتھ ہونی چاہیے اور ادیب کو سیاست میں عملی طور پر حصہ لینا ضروری ہے۔ 5، ادب کو ادیب کی جاگیر نہیں ہے بلکہ یہ عوام کا ہے، سماج کا ہے، مثلاً اس کو سبھی کے لیے اجتماعی طور پر لکھا جانا چاہیے۔ ہو گیا یہ۔ سوال نمبر 82، ترقی پسند تحریک کے چند نمائندہ شاعروں اور ادیبوں کے نام لکھیں۔ تو ترقی پسند تحریک کے نمائندہ شاعروں میں اسرار الحق مزاج، فیض احمد فیض، مرحوم معین، احساس جنبی، کیفی اعظمی، جانشار اختر، سحر لدھیانوی وغیرہ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ادیبوں میں پریم چند، کرشن چند، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، اپیندر ناتھ اشوک، حیات اللہ انصاری، بلونت سنگھ، احمد نسیم قاسمی وغیرہ مقبول رہے ہیں۔
सवाल नंबर 83, 3 ऐसे नाकिदीन के नाम बताइए जो तरक्की पसंद तनकीद के लिए जाने जाते हैं। एहतशाम हुस्न, मजनू गौर कपूरी, अख्तर हुसैन रायपुरी, इन सब का नाम आता है। सवाल नंबर 84, किसी भी फनकार के असलूब से हमें क्या मालूम होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा किसी भी फनकार के असलूब से उसकी अदबी नज़रियात का इल्म हो जाता है। सवाल नंबर 85, अदब बराए अदब का नज़रिया क्या है? तो अदब बराए अदब का नज़रिया जमालियाती एहसास का आयनादार है, उसके अलमदार हुस्न के पर सतार है, तलाश हुस्न ही उनका नुक्ता नज़र होता है। सवाल नंबर 86, हल्का अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद कैसी पड़ी? उनका जवाब में आ जाएगा अप्रैल 1939 को सैयद नसीर अहमद जामी ने अपने दोस्तों के जमा किया, जिनमें नेम हजाजी, ताबीर सिद्दीकी, मोहम्मद फजल वगैरह शामिल थे, और एक अदबी महफिल मनकीद की। नसीम हजाजी ने उसमें एक अफसाना पढ़ा और उस पर बातें हुई। उसके बाद उस महफिल को जारी रखने के लिए एक मंसूबा बनाया गया और रस्मी तौर पर उनका नाम मजलिस दास्तानगो रख दिया गया था। बाद में उनका नाम हल्का अरबाब ज़ौक़ रख दिया गया। सवाल नंबर 87, हल्का अरबाब ज़ौक़ आगाज़ में तो सिर्फ़ एक शहर और वहाँ के चंद अहल फहम तक महदूद था, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसने एक मुल्क गीर तहरीक की सूरत इख्तियार कर ली। ये किसका कौल है? ये कौल अहमद नदीम काशमी का है। सवाल नंबर 88, हल्का अरबाब ज़ौक़ की तनकीद में शामिल 5 शायर के नाम बताइए। तो निराज़ी, मौलाना सलाहुद्दीन अहमद, वहीद कुरैशी, रियाज़ अहमद, मोहम्मद हुस्न अस्करी। सवाल नंबर 89, हल्का अरबाब के अफसाना में शामिल 5 शायर के नाम बताइए। तो शेर मोहम्मद अख्तर, मुमताज़ मुफ्ती, मोहम्मद हुस्न अस्करी, आगाज़ बाबर, शहादत हुस्न मंटू। सवाल नंबर 90, हल्का का अरबाब ज़ौक़ में कितने दौर में मुश्तमिल है? तो जवाब हो जाएगा पहला दौर अप्रैल 1939 से अगस्त 1940, दूसरा दौर अगस्त 1940 से दिसंबर 1940 तक, तीसरा दौर दिसंबर 1940 से 1947, हल्का अरबाब का चौथा दौर 1947 से 1967, पाँचवा दौर हल्का अरबाब ज़ौक़ का सियासी 1667 से 1967 से 1975 तक, और पाँचवें दौर हल्का अरबाब के अदबी है। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 91, जदीयत से इंसान की उस कैफियत की तर्जुमानी होती है। असल जदीयत फ़र्द की दाखिली कैफियत की तर्जुमानी करती है, जिसके नतीजे में फ़ौरी तन्हाई और उलझन या बेगानगी, तन्हाई, अज़नियत, बोरियत, यकशानियत, बेनोइयत, जुर्म, बेयकीनी, नाउमीदी, बेताबी, उकताहट, अकबकाई जैसी कैफियत से दो चार है। उन रुझानात के एतबार से जदीयत को फ़लसफ़ा वाजियत की तोसी करार दिया जाता है। सवाल नंबर 92, दादाज़म से क्या मुराद है? वादाज़म अदबी रवायत परस्ती के खिलाफ एक तखरीब परस्त एहतजाज था, जो किसी भी नज़रिया तस्वीर या रवायत को तस्लीम नहीं करता था, यहाँ तक कि उसके मकबूल के मुताबिक दादाज़म खुद दादा-ए-आज़म के खिलाफ था। सवाल नंबर 92, फ़लसफ़ा व वाजियत से क्या समझते हैं? वाजियत एक ऐसी फ़लसफ़ाना तहरीक है जो 19वीं सदी में डेनमार्क के फ़लसफ़ी के अफ़कार में ज़हूर पज़ीर हुई और बाद अज़ा में जर्मनी व फ़्रांस में दीगर फ़लसफ़ियों के अफ़कार और नगासात में एक वज़ह नज़्म व फ़लसफ़ा बनकर हमारे सामने आई। सवाल नंबर 92, माबाद जदीयत बाद के बारे में प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का क्या ख्याल है? तो प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का मानना है कि माबाद जदीयत एक
ایک نیا تصویر ہے جس کا نقطۂ نظر ایک ڈیپ فکر ہے. اس میں ضابطہ بندی، شکہ بندی اور کوئی بندہ ٹیکا وصول نہیں ہے، بلکہ میں ادب کی ایک عملی یا مثالی صورت ہے. سوال نمبر 94، جدید کے زیر اثر افسانہ لکھنے والے اہم افسانہ نگار کون کون ہے؟ تو ان کا جواب میں آ جائے گا 1960 کے بعد جدید کے رجحان کے زیر اثر جن افسانہ نگار نے اردو افسانے کو ایک نئی جدید سے روشنائی کیا، ان میں صف اول کے افسانہ نگاروں میں انتظار حسین، بلراج مینارا، شربندر پرکاش، انور سجاد، انور عظیم اور احمد ہمیش کے نام قابل ذکر ہے. اس کے علاوہ جو گندرپال، گنائش احمد گدی، میر مسعود، رضوان احمد، کلام حیدری اور احمد یوسف بھی اسی نسل سے تعلق رکھنے والے افسانہ نگار ہیں. یہ ہو گیا MUD 001 کے سارے شارٹ کوشچن. آج کا جو ویڈیو ہے ان کی جو سوالات اور جواب میں بنائی ہوں وہ بک کی بلاک نمبر 6 اور 7 سے ہے. تو آپ لوگ کو اگر اس سے متعلق اور بھی جانکاری حاصل کرنی ہے تو آپ بک کھول کے بلاک نمبر 6 اور 7 سے معلومات کر سکتے ہیں. میں یہ ساری شارٹ کوشچن اسی سے بنائی ہوں اور یہ لاسٹ ویڈیو ہے اس کا شارٹ کوشچن کا. اس کا نیکسٹ ویڈیو میں MUD 002 کا شارٹ کوشچن اپلوڈ کروں گی.